बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जानशीनी सर्टिफिकेट ये क्या होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट लोग क्यों हासिल करते हैं, कौन सी ऐसी जदाद होती है जिसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होता है, आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। अच्छा जी, ये आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें कोई भी मुतवफ़ी शख्स जो फौत हो गया हो, उसकी जो मनकूला जायदाद है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जायदाद ये दो किस्म की होती है, एक मनकूला जायदाद और एक गैर मनकूला जायदाद। मनकूला जायदाद को इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं और गैर मनकूला जायदाद को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जैसा कि इंग्लिश में बड़ी वाज़ेह तौर बात है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला जायदाद से मुराद ये है कि जो जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह से उसको हरकत दी जा सकती हो, उसको ले जाया जा सकता हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मनकूला जायदाद होती है। और गैर मनकूला जायदाद से मुराद ये है कि जो जायदाद एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सकती हो, वो गैर मनकूला जायदाद होती है कि वो मुंतकिल नहीं हो सकती। अब बात हम कर रहे थे जी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की, जानशीनी सर्टिफिकेट की, कि जानशीनी सर्टिफिकेट हमेशा कोई भी शख्स जब फौत हो जाता है और उसकी कोई मनकूला जायदाद होती है, मनकूला जायदाद से मुराद गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गई, और कोई भी ऐसी उसकी कुछ चीज़ें जिससे ये हो कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, मनकूला जायदाद में आती हैं, और फिर उसकी तकसीम के लिए ये जो सर्टिफिकेट ये हासिल किया जाता है। यानी कि जानशीनी सर्टिफिकेट जो है ये उस जायदाद को जो कि वो शख्स फौत हो गया है उसकी तकसीम, उसके वारसान जो हैं वो आते हैं। ये वारसान में से कोई एक अप्लाई करता है, सारे वारसान को शो किया जाता है कि ये वारसान हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाता है कि ये वारसान हैं, और इन वारसान को ना उनके हिस्से की तनासब से समटाइम हिस्से बना दिए जाते हैं, उनको ये जायदाद जो है, ये मनकूला जायदाद जो है उनमें तकसीम कर दी जाए। ये होता है जानशीनी सर्टिफिकेट, और ये होता है इसका मकसद। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानशीनी सर्टिफिकेट इशू कौन करता है। देखिए जी, पहले तो रूटीन में जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए अदालतों में जाना पड़ता था, उसके लिए केस दायर करना पड़ता था। अदालतें देखती थीं कि क्या वाकई ये शख्स आया है, या ये जो दावा दायर किया गया है, दरख्वास्त दी गई है जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ये सही है। और उसके बाद अपनी तसल्ली करने के बाद, एविडेंस लेने के बाद अदालत जो है जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देती थी। लेकिन अब ये इख्तियारात नादरा को दे दिए गए हैं। अब कोई भी शख्स अगर जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है तो वो जाके नादरा में अप्लाई करेगा। नादरा में अप्लाई करने के लिए ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप ज़हन नशीन कर लें। एक तो जितने भी लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं या जो समझते हैं कि हम जो हैं वो लीगल एयर्स हैं, वारस हैं उस शख्स के, और ये जायदाद लेने के लिए हम हकदार हैं इसके, उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ हों, उनके पास उनके आईडी कार्ड हों। नंबर 2, एफआरसी जो है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, उसका होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि इस बात में शो हो कि ये सारे जो है लोग जो है ये फैमिली के मेंबर हैं और उस जो शख्स फौत हो गया है ये उसके वारसान हैं। नंबर 3, वो जो प्रॉपर्टी जो आप जिसके बाबत आप जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। अगर कोई बैंक में पैसे हैं और आप उसके लिए जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास उस बैंक की स्टेटमेंट हो, जिससे बात ये शो हो कि वाकई उस फौत होने वाले शख्स के पैसे बैंक में पड़े हैं, और ये लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ये उसके लीगल एयर्स हैं, ये वारसान हैं, और ये इन पैसों को लेने के हकदार हैं। ये वो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, और जब ये आपके पास होंगे आप नादरा में जाएंगे। नादरा वाले वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद वो अगर जब नादरा वाले ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वाकई इनको जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए, तो नादरा जानशीनी सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अच्छा, इस पर मैंने अलग से एक वीलॉग बनाया था कि नादरा कब जो है वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करता है। नादरा अगर मुतमिन ना हो और वो नादरा वाले ये समझें कि ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता, जानशीनी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर नादरा क्या करता है, फिर नादरा वाले उसी जो है वो जो वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पे उन्हें वो डिक्लाइन करना चाहते हैं,
تو وہ اس کو ڈکلائن کر کے انکار کر کے پھر وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. اس میں ریزن لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ انکار کیوں کیا ہے, یہ سرٹیفکیٹ جاری کیوں نہیں کیا. وہ ریزننگ لکھ کے تو وہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے ان کو وہ دے دیتی ہیں کہ جی آپ کا یہ جانشینی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا, یہ آپ کو ڈکلائن سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ کیا اگر ڈکلائن سرٹیفکیٹ مل جائے تو لوگ گھر بیٹھ جائیں آرام سے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ کو جانشینی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے ڈکلائن سرٹیفکیٹ ناظرہ نے آپ کو دے دیا ہے تو اس کے بعد آپ سول کورٹ میں جائیں گے, جا کے وہاں پہ دعویٰ دائر کریں گے یہ جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے. پھر وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ساتھ لگے گا, ساتھ لگنے کے بعد اس کی ریزننگ عدالت کے سامنے آئے گی, اور پھر عدالت مزید جو ہے وہ اپنی تحقیق کرنے کے بعد اگر سمجھتی ہے عدالت شہادت لینے کے بعد تو پھر جو ہے وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ جو جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عدالت جاری کرے گی. یہ ہے وہ پروسیس جس سے جانشینی سرٹیفکیٹ آپ کو مل سکتا ہے. جانشینی سرٹیفکیٹ کن جائیداد کے بارے میں مل سکتا ہے, آج ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.